मुझे सिंगल बेड सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मुझे वक्त पर नाश्ता, खाना और सिगरेट मिलते रहे। सिर्फ एक फर्क पड़ा, मुसल्लह फौजी गार्ड्स दिन रात में 4-5 दफा अचानक आ जाते। कभी सेल के बाहर से ही मुझे देख कर चले जाते और कभी सेल खोलकर कमरे और बाथरूम की हर चीज चेक करते। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। गालिबन 18 जून की रात थी जब मुझे सेल से निकाल कर तफ्तीशी टीम के कमरे में ले जाया गया। उसी साबिका टीम के मेंबर थे। उन्होंने फिर मुझे तलकीन की या ज्यादा मुनासिब अल्फाज में वार्निंग दी कि 20 जून को सब्जी मंडी स्टेशन पर कोई हिमाकत न करूं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। उन्होंने मुझे अपनी दास्तान शुरू से बयान करने को कहा। मैंने फिर वही रट्टी रटाई कहानी बयान कर दी जिसे वो खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने मुझे रुखसत करते हुए कहा कि तुम्हारा लिबास, जूते और घड़ी वगैरह तुम्हें कल शाम मिल जाएंगे। कल शाम तुम्हारी शेव बनाने के लिए हजाम भी भेज दिया जाएगा। परसों सुबह 8:30 बजे तक तुम तैयार हो जाना। चलते वक्त तुम्हें 5000 रुपए भी दिए जाएंगे। एंड रिमेम्बर, नो ट्रिक्स। मैंने कहा कि आप मुतमईन रहें, मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत न होगी। मैंने उन्हें कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है और सेल में साबुन भी नहीं है। मजीद बरा अगर वो मेहरबानी करें तो एक ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी और शीशा भी भिजवा दें ताकि कांटेक्ट के सामने जब मैं जाऊं तो बिल्कुल नॉर्मल लगूं। टीम के सरबराह ने कहा, बहुत अच्छा, ये सब चीजें तुम्हें कल शाम तुम्हारे लिबास के साथ मिल जाएंगी। टीम का एक मेंबर जो अपने दुश्मनी के जज्बात पर काबू न रख सकता था बोला, ऑलवेज रिमेम्बर दैट एनी स्टूपिडिटी बाय यू कैन मेक इट द लास्ट टूथब्रशिंग ऑफ योर लाइफ। यानी कभी मत भूलना कि तुम्हारी कोई हिमाकत इसे तुम्हारी जिंदगी का आखिरी बार दांत साफ करना भी बना सकती है। मैंने जवाब दिया, आई विल, और गार्ड्स मुझे सेल में वापस ले गए। अगली शाम गार्ड्स के हमरा हजाम भी आ गया जिसने मेरी शेव बनाई। मेरी पैंट शर्ट, घड़ी और जूते भी मुझे वापस मिल गए और एक सब्ज रुमाल, कंघी, शीशा, साबुन, टूथपेस्ट और ब्रश भी मुझे दिया गया। वो रात मैंने ज्यादा जागकर और दुआएं मांग कर गुजारी। अगली सुबह 8 बजे तक मैं रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। गिरफ्तारी के बाद मैंने पहली मर्तबा आईना देखा था। इन 14 रोज में मेरा चेहरा आधा भी नहीं रहा था और आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। ये तो अभी आगाज सफर था। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मेरी ये तैयारी बिल्कुल उस दुम्बे जैसी है जिसे कुर्बानी से पहले संवारा जाता है। ठीक 9 बजे गार्ड्स आ गए और मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे बाहर ले गए। तकरीबन 100 कदम के फासले पर मुझे एक गाड़ी में बिठाकर पट्टी खोल दी गई। ये बिल्कुल बंद गाड़ी थी जिसकी छत पर बल्ब जल रहा था। गाड़ी में मेरे साथ सिविलियन लिबास में 2 गार्ड्स बैठे थे जिनकी कमीजों के अंदर से रिवॉल्वर झांक रहे थे। पौन घंटे चलने के बाद गाड़ी रुकी। बाहर का दरवाजा खुला। पहले गार्ड्स नीचे उतरे और फिर मुझे नीचे उतरने का कहा गया। गाड़ी में सवार होने के बाद एक गार्ड ने मुझे नोटों की एक गड्डी थमाई और कहा, ये 5000 है। गड्डी मैंने पैंट की जेब में डाल दी थी जिससे जेब खासी फूल गई। गाड़ी बंद होने की वजह से हम तीनों पसीने से शराबोर थे। गाड़ी से नीचे उतरते हुए वो गड्डी मेरी जेब से निकल कर नीचे गिर पड़ी। मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका और जूं ही सीधा हुआ तो देखा कि दोनों गार्ड्स मुझसे 15 कदम से ज्यादा दूर जा चुके हैं और मैं अपने कॉन्टैक्ट को पकड़वाने के लिए आजाद था। मैंने इधर उधर देखा। फौजी कट बालों और सिविलियन लिबास पहने हुए 20 अफराद ने मुझे एक वसी हिसार में ले रखा था। मैं प्लेटफॉर्म की जानिब चला। प्लेटफॉर्म के अंदर भी दाखिले के दरवाजे के दोनों तरफ उसी तरह के लोग दिखाई दिए। मैंने सुस्त रवि से ओवरहेड ब्रिज की तरफ बढ़ना शुरू किया। कॉन्टैक्ट से मिलना तो फर्जी कहानी थी। मैं तो अपने फरार के लिए लूप होल तलाश कर रहा था। ओवरहेड की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने दानिस्ता लंगड़ाना शुरू कर दिया और पुल की रेलिंग को थाम कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगा। मुझे यकीन था कि उस वक्त सैकड़ों निगाहें मुझ पर मरकूज होंगी। ब्रिज पर लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। पुल के तकरीबन दरमियान में पहुंचकर मैं रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया। पुल के दोनों तरफ DMI के आदमी नजर आ रहे थे। उन्होंने इतना मुकम्मल इंतजाम किया हुआ था कि लूप लाइनों पर खड़े खाली छकड़ों पर भी उनके आदमी खड़े थे। कुछ देर पुल के ऊपर इंतजार करने के बाद मैंने पुल की दूसरी जानिब चलना शुरू किया। उस तरफ की सीढ़ियां अभी आधी ही उतरा हूंगा कि नीचे से 3 आदमी छलांगे मारते मेरी तरफ आए। एक सरगोशी में बोला, उस तरफ नीचे जाने की इजाजत नहीं। मैंने उसे कहा, पुल से उतरकर सड़क पर देखना चाहता हूँ, कहीं मतलूबा आदमी आप लोगों के फौजी कट बाल देखकर वापस न चला जाए। वो तसब्जुब में पड़ गए और मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। पुल से उतरकर मैं 10-15 मिनट सड़क के दोनों अतराफ देखता रहा। इस दौरान 3 ट्रक सब्जी मंडी को जाते दिखाई दिए। सड़क तंग थी और लूप लाइनों के बिलमुकाबिल आती हुई पुल के बिल्कुल करीब से 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए सब्जी मंडी की मेन रोड से जा मिलती थी। इस मोड़ पर ट्रक आकर अपनी रफ्तार बहुत आहिस्ता कर लेते थे। DMI की गाड़ियां दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म की जानिब खड़ी थीं क्योंकि उस तरफ पार्किंग की कोई जगह न थी। मुझे भागने का एक ही रास्ता दिखाई देता था कि किसी ट्रक के पीछे लटकती जंजीरों को थाम कर मेन रोड तक पहुंच जाऊं और वहां के रश में गुम हो जाऊं। मैं उस वक्त भी ये कोशिश कर सकता था, लेकिन दुश्वारी ये थी कि तीनों पहरेदार साए की तरह मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे।
ان کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے میرے لیے اس طرح بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ میں نے چند منٹ مزید اپنے منصوبے کا جائزہ لیا اور واپس پل کی سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ 15 منٹ سے زیادہ میں نے پل کراس کرنے میں لگا دیے۔ پلیٹ فارم پر آ کر میں نے ہندو مسلم پانی کے مسلم کھڑوں سے پانی پیا، بک سٹال پر کچھ رسالوں کی ورق گردانی کی اور پھر پلیٹ فارم پر ایک جانب سے دوسری جانب ٹہلنا شروع کر دیا۔ جب 11 سے چند منٹ اوپر ہو گئے تو میں نے کلائی سے سبز رومال اتار کر جیب میں رکھ لیا اور پلیٹ فارم کے باہر آ گیا۔ میرے باہر نکلتے ہی 2 آدمی گاڑیوں کی طرف گئے اور بند گاڑی لے کر آ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی آ بیٹھے۔ جب وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تفتیشی ٹیم کے انچارج کو کہہ دیں کہ آج میں ان سے لازمی ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے سیل میں چھوڑ کر وہ دونوں چلے گئے۔ رات تقریباً 10 بجے تفتیشی ٹیم کا انچارج میرے سیل میں آیا۔ میں نے اسے 5000 روپے اور اپنی گھڑی واپس دی اور کہا کہ اگر آئندہ بھی آپ نے اپنے فوجی ہیئر کٹ والے آدمی چاروں طرف پھیلا دینے ہیں تو پھر 22 جون کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا کانٹیکٹ کوئی احمق نہیں ہے کہ جو فوجی کٹ کے اتنے لوگوں کو دیکھ کر چونک نہ جائے۔ نامعلوم آج بھی وہ آیا ہو اور خطرے کی بو سونگ کر واپس چلا گیا ہو۔ اب میرے پاس صرف 22 جون کا موقع ہے کہ کانٹیکٹ کو پکڑوا سکوں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آدمیوں کی تعداد کو ایک تو کم کرنا ہوگا اور دوسرے انہیں کہیں کہ مجھ سے دور دور رہیں۔ پلیٹ فارم سے بھاگنے کے 4 امکانی رستے ہیں: 1 گھنٹہ چوک کی طرف، دوسرا اور تیسرا پلیٹ فارم کے دونوں جانب اور چوتھا سبزی منڈی والی سڑک۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو ان 4 رستوں پر اپنے آدمی کھڑے کر دیں، لیکن مجھ سے خاصے فاصلے پر۔ ریلوے کے مال کے ڈبوں پر بھی آپ کے آدمی کھڑے تھے اور مجھے پلیٹ فارم کے عین سامنے آپ کی بند گاڑی سے اتارا گیا۔ اگر میرا کانٹیکٹ اس وقت پلیٹ فارم کے گیٹ پر کھڑا ہوتا تو آپ کیا توقع کرتے تھے کہ وہ مجھ سے ملتا یا فوراً ہی غائب ہو جاتا؟ ٹیم کا انچارج میری ساری باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، پرسوں تمہیں آدھے رستے سے ہی ٹیکسی میں بٹھا دیا جائے گا جس کا ڈرائیور ہمارا اپنا آدمی ہوگا۔ ہمارے نگرانی کرنے والے پوشیدہ جگہوں پر کھڑے ہوں گے اور تمہیں پلیٹ فارم، اوور ہیڈ برج اور سڑک پر جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ تمہارا پیچھا صرف 1-2 افراد ہی کریں گے جن کے ہیئر کٹ فوجی نہیں ہوں گے۔ تم البتہ یہ خیال رکھنا کہ آج کے مقابلے میں دگنی فورس ان تمام رستوں پر مامور ہوگی جن سے فرار ممکن ہے۔ اپنی ٹیم کے ممبران کی مرضی کے خلاف میں تمہارے ساتھ خاص رعایت برت رہا ہوں۔ اگر تم نے میری رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر تم حالات کے خود ذمہ دار ہوگے۔ جتنے تحمل اور بردباری سے ہم نے تمہیں اتنی مہلت دی ہے، اتنی ہی زیادہ تمہیں اذیت دی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش اور مستقبل سے مایوس سا ہو گیا۔ اٹھتے وقت اس نے پرسوں 8:30 بجے صبح تیار رہنے کی ہدایت کی اور مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہوپ فار دی بیسٹ کہا اور چلا گیا۔ شاید اس نے میرے چہرے پر مایوسی کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ میری وہ رات اور اگلا دن بہت بے چینی میں گزرا۔ فرار میں کامیابی کے بہت ہی کم چانسز تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ پل کے دوسری جانب سڑک کے کنارے گزار سکتا تھا۔ اس دوران کسی ٹرک کا اس سڑک پر آنا اور میرا نگرانوں کا حصار توڑ کر ٹرک کے پیچھے لٹکنا اور مین روڈ پر ٹرک کو چھوڑ کر عوام کے رش میں غائب ہو جانا، اور اس تمام عمل کے دوران نگرانوں کا مجھے پکڑنے میں کامیاب نہ ہونا کسی من گھڑت افسانے میں کسی سپر مین کے لیے تو بہت معمولی سی بات تھی، لیکن ایک نارمل انسان کے لیے عملی طور پر اس میں کامیابی کے بہت ہی کم مواقع تھے۔ 22 جون میری دانست میں میرے لیے آخری موقع تھا جس میں کامیابی کا صرف 5% اور نگرانوں کی گولیوں سے مر کر تشدد سے بچنے کا 95% چانس تھا، اور اسی لیے میں اس موقع کو ہرگز گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ گرفتاری کے باعث میں پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی بیکار ہو چکا تھا کہ مزید کوئی مشن نہیں کر سکتا تھا۔ میری درجنوں تصویریں اتاری جا چکی تھیں، میری کور سٹوری ختم ہو چکی تھی اور میں اپنے محکمے کے لیے ایک عضو بیکار بن چکا تھا۔ ایک کانٹا چبھنے کی مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی جتنی کہ کسی دوسرے انسان کو، اور تفتیشی ٹیم کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میری زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا ایسا سلسلہ شروع کرنے والے تھے جس میں مجھے میجر احسن شہید کی طرح تیز تشدد کے ذریعے جلد موت نہ ملتی۔ میجر احسن کی شہادت اس کی کامیابی اور ڈی ایم آئی کی ناکامی تھی۔ اب ڈی ایم آئی والوں نے مجھے زندہ رکھ کر تشدد کا ہر وہ حربہ آزمانا تھا جس کے باعث میں اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا۔ فرار کے منصوبے میں ناکامی کی صورت میں نگرانوں نے مجھے وہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دینا تھا۔ دونوں صورتیں میرے لیے ذریعہ نجات تھی۔ میں اپنی موت کو آخری تحفہ سمجھ کر اپنے وطن عزیز کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس رات کا خاصا حصہ عبادت کرنے میں گزارا۔ رات کو کھانے کے ساتھ ہی میرا لباس
जूते, घड़ी और सब्ज रुमाल वगैरह मुझे भेज दिए गए थे। सुबह मैं वक्त से पहले ही तैयार हो गया। 9 बजे गार्ड्स मुझे लेने के लिए आ गए। आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बंद गाड़ी में बिठाया गया। कुछ देर चलने के बाद गाड़ी रुकी, मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई और मुझे 5000 की गड्डी भी दे दी गई। ये नई दिल्ली में जनपद का इलाका था। बंद गाड़ी एक टैक्सी के करीब रुकी थी। मुझे टैक्सी में पिछली सीट पर बैठने को कहा गया। अगली और पिछली सीटों के दरमियान पायदान पर एक मुनहनी सा शख्स बैठा हुआ था। मेरे बैठते ही उसने मुझ पर पिस्टल तान लिया और अगली सीट के फर्श में जड़ी एक जंजीर का हथकड़ी जैसा कड़ा मेरी एक टांग में डालकर उसे बंद कर दिया। टैक्सी सब्जी मंडी स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। टैक्सी से कुछ आगे एक गाड़ी जा रही थी। जिधर जिधर वो गाड़ी मुड़ती, टैक्सी भी उसका पीछा करती। टैक्सी और उस गाड़ी की रफ्तार भी एक जैसी ही थी। यकीनन वो गाड़ी DMI की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो फर्श पर लेटे आदमी ने मुझे कहा, सामने देखो। अपनी ज़हनी कैफियत तो मैं बयान कर चुका हूँ कि मैं खुद अपनी मौत के असबाब करने जा रहा था। मैंने उस शख्स को कहा, मैं पीछे देखूंगा और हर तरफ देखूंगा, तुम में हिम्मत है तो गोली चलाओ। ये कहकर मैं अंजाम से लापरवाह पीछे देखने लग गया। वो भला मुझ पर इन हालात में गोली कैसे चला सकता था। मुंह ही मुंह में 2-4 गालियां बककर चुप हो रहा। हमारी टैक्सी के पीछे 2 प्राइवेट कारें मुसलसल हमारे ताक़ुब में थीं। उनमें भी यकीनन DMI के आदमी होंगे। मैं दिल ही दिल में अपनी जिंदगी के इस पहले और आखिरी प्रोटोकॉल को देखकर हंस पड़ा। मैं इतना अहम तो था कि 3 गाड़ियां मेरी हिफाजत के लिए आगे पीछे चल रही थीं और स्टेशन पर भी यकीनन दर्जनों अफराद मेरे इस्तकबाल के लिए पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आगे और पीछे 3 हिफाजती गाड़ियां न होती तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि लेटे हुए आदमी से पिस्टल छीन कर कड़े की चाबी, जो यकीनन उस शख्स या ड्राइवर के पास थी, हासिल करता और खुद को आजाद करवा लेता। ये सारी कार्रवाई मैं सिर्फ 2 मिनट में मुकम्मल कर सकता था, लेकिन रिवॉल्वर छीनने के दौरान ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक देनी थी और गाड़ी के रुकते ही हिफाजती गाड़ियों से निकलकर मुसल्ला अफराद ने मुझे घेरे में ले लेना था और इस तरह मैं टैक्सी में कड़े से बंधा हुआ ही उनके काबू में आ जाता। बफर्ज मुहाल मैं पिस्टल से उन पर फायर भी करता तो लेटे हुए आदमी और ड्राइवर पर 2 गोलियां चलाने के बाद भी पिस्टल में सिर्फ 4 या 5 गोलियां बाकी रहती और निगरानी करने वाले मुझे हलाक करने की बजाय टैक्सी में ही मुझ पर काबू पा लेते। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि ज़हनी तनाव के बायस मैं फौरी तौर पर इस मंसूबे पर अमल करने से कासिर रहा, या कुदरत को ही मंजूर न था कि मुझे रुतबा शहादत से नवाजती और अभी कड़े इम्तिहानों से गुजरना मेरा मुकद्दर था। सब्जी मंडी स्टेशन की कार पार्किंग में टैक्सी जाकर रुकी, लेकिन मुझे कड़े से उस वक्त तक आजाद न किया गया जब तक कि तीनों हिफाजती गाड़ियां भी पार्किंग में जाकर रुक न गईं और उनमें से 12-13 अफराद निकलकर मुख्तलिफ अतराफ में फैल न गए। कड़े की चाबी ड्राइवर के पास थी। मैं टैक्सी से निकला और आहिस्ता कदमों से प्लेटफॉर्म की जानिब चल पड़ा। मैंने कई बार दाएं बाएं और प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर जूते के तस्मे बांधने के बहाने झुककर पीछे देखा। निगरान मुख्तलिफ जगहों पर खुद को छुपा चुके थे। वो शायद इस इंतजार में थे कि मैं प्लेटफॉर्म के अंदर चला जाऊं तो वो एक एक करके अपने लिए पहले से मखसूस जगहों पर चले जाएं। प्लेटफॉर्म के अंदर भी मुझे फौजी हेयर कट वाले लोग दिखाई न दिए। मैं बहुत ही आहिस्तगी से ओवरहेड ब्रिज की तरफ बढ़ने लगा। प्लेटफॉर्म पर बुक स्टॉल और चाय के स्टॉल पर मैंने 6-7 लोगों को देखा जो मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कुछ आगे बढ़कर अचानक वापस चलना शुरू कर दिया। उनकी निगाहें मेरा ताक़ुब कर रही थी। ये लोग यकीनन DMI के फील्ड एजेंट थे। निचले रैंक्स के इन लोगों को जितना भी समझाया जाए, ये अपनी किसी न किसी हिमाकत से खुद को जाहिर कर देते हैं। मैंने मुस्लिम पानी के मटकों से पानी पिया और फिर पुल की तरफ चल दिया। पुल के दूसरी तरफ की सीढ़ियां उतरते तक मैंने तकरीबन 16 ऐसे आदमी मार्क किए जो बिला वजह वहां खड़े और मुझ पर नजरें गाड़े हुए थे। चंद मिनट मैंने सड़क के मोड़ पर खड़े होकर सड़क का जायजा लिया। सड़क पर दोनों अतराफ छोटी दुकानें थी और उन पर भी गाहक खड़े थे जो सामान खरीदने की बजाय मेरी तरफ मुतवज्जे थे। मैं वापस पलटा और पुल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे बयान के मुताबिक कांटेक्ट ने मुझे पुल या प्लेटफॉर्म पर मिलना था। पुल के ऊपर निगरानी करने वाले जूं के तूं खड़े थे। कम तालीम याफ्ता सिपाही या हवालदार तक के ओहदे के ये लोग सिर्फ ऑर्डर मिलने पर ही हरकत करते हैं। मेरी निगरानी करने के अहकाम पर अमल करते हुए उन्होंने एक लम्हे को भी अपनी नजरें मुझ पर से न हटाई। 22 जून को आग बरसाते सूरज के नीचे ये पुल पर ऐसे खड़े थे जैसे मुजस्मे हो। सिर्फ उनकी निगाहें मेरे ताक़ुब में इधर से उधर हो रही थी। मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। चाय के स्टॉल और बुक स्टॉल पर वही लोग मौजूद थे। मैं बुक स्टॉल पर खड़े एक शख्स के पास गया और उसे सरगोशी में कहा कि मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है, मेरे साथ वेटिंग रूम तक चलो। वो हैरान और परेशान मेरी तरफ मुंह फाड़े देखने लगा। मैंने उसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ न गए तो तुम्हारे अफसर तुमसे बहुत नाराज होंगे कि तुम निगरानी के लिए मेरे कहने के बावजूद मेरे साथ नहीं गए। मैं उसे ये कहकर वेटिंग रूम की तरफ चल पड़ा। चंद कदम चलकर मैंने पलट कर देखा तो वो और उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे।
मैं वेटिंग रूम में गया और चंद मिनट बाद फारिग होकर वेटिंग रूम से बाहर आ गया। ये दोनों निगरान वेटिंग रूम में खड़े थे। मेरे बाहर आने के साथ ही वो भी बाहर आ गए। मैं बुक स्टॉल पर जाकर खड़ा हो गया। जब वो स्टॉल पर पहुंचे तो मैंने उन्हें कहा कि अब पहले की तरह यहाँ खड़े रहो। ये कहकर मैं फिर पुल की जानिब बढ़ गया। पुल की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने पलट कर देखा तो बुक स्टॉल पर खड़े दोनों निगरान स्टेशन मास्टर के कमरे में दाखिल हो रहे थे। इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने वाले यकीनन स्टेशन मास्टर के दफ्तर में मौजूद थे। मैंने पुल की सीढ़ियां चढ़ते हुए फैसला किया कि इस बार लाजिमन फरार की कोशिश करूंगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब 10:30 से भी चंद मिनट ऊपर हो चुके थे और 11 बजने तक उन्होंने मुझे वापस ले जाना था। मैं पुल की दूसरी जानिब सड़क के मोड़ पर आ गया। मैंने सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि मैं निगरानों के खोज में दिमाग को इधर उधर भटकाने की बजाय अपनी पूरी तवज्जो फरार पर मुर्तकिज रखूं। अब मुझे मेन रोड की तरफ जाने वाले ट्रक की तलाश थी। चंद मिनट बाद ही एक ट्रक दूर से आता दिखाई दिया और मैंने निगरानों की तवज्जो हटाने के लिए पुल की जानिब चलना शुरू किया। मैंने सोचा था कि ट्रक को मोड़ तक पहुंचने और रफ्तार कम करने तक पुल की सिर्फ 3 या 4 सीढ़ियां ही चढ़ूंगा। मेरा रुख प्लेटफॉर्म की तरफ देखकर निगरान उसी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। मैं अचानक पलट कर भागूंगा और ट्रक के पीछे लटक जाऊंगा। ट्रक मेन रोड पर पहुंचेगा तो यकीनन मेन रोड पर दाखिल होने के लिए दोनों जानिब आती जाती ट्रैफिक में अपना रास्ता बनाने के लिए रुकेगा या आहिस्ता हो जाएगा और मैं ट्रक से कूदकर मेन रोड के बाएं जानिब भागूंगा और सड़क की दूसरी जानिब की गलियों में गायब होने की कोशिश करूंगा। ट्रक करीब आया तो मैं यकबारी पलटा और तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए ट्रक के करीब पहुंच गया। उस ट्रक के पीछे जंजीरें लटकी हुई नहीं थी। मैंने ट्रक के अकबी खुलने वाले तख्ते को उछलकर दोनों हाथों से मजबूती से थाम लिया। ट्रक इस दौरान मोड़ काट कर अपनी रफ्तार बढ़ा चुका था। ये सारा अमल 30 सेकंड से भी कम वक्त में पूरा हुआ। मेरे इस गैर मुतवक्के इकदाम से निगरान इतने हवास बाख्ता हो चुके थे कि कोई फौरी रद्द अमल न कर सके। ट्रक मेन रोड पर पहुंचने के करीब था कि मुझे सीटियां बजने के साथ साथ पिस्तौल की गोलियां चलने की आवाजें आईं। मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो पुल के पास खड़े निगरानों के अलावा सड़क पर गाहकों के रूप में खड़े निगरान भी ट्रक की तरफ दौड़ रहे थे। मेन रोड आते ही ट्रक आहिस्ता हुआ तो मैंने ट्रक से छलांग लगाई और मेन रोड पर बाएं जानिब भागना शुरू किया। तफ्तीशी कमरे में मेरे जिस्म पर जो तशद्दुद किया गया था, उन चोटों का दर्द मुझे भागते हुए अपनी टांगों में महसूस हुआ। मेरा पीछा करने वाले मेन रोड तक पहुंच चुके थे और मेरे लिए तेज भागना मुश्किल हो रहा था। मेन रोड पर एक पीपल का दरख्त था। एक लम्हे को वहां रुककर मैंने पलट कर देखा तो निगरान तो नजर न आए, अलबत्ता 2 गाड़ियां बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने ट्रैफिक से भरी सड़क को इतनी तेजी से क्रॉस किया कि कई गाड़ियों को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। सड़क के दूसरी जानिब पहुंचते ही मैंने फुटपाथ पर आगे दौड़ना शुरू किया। मेरी तरफ आने वाली गाड़ियां सड़क के बाएं जानिब थीं, जबकि मैं सड़क के दाएं जानिब आगे भाग रहा था। 50 कदम के फासले पर मैंने अपनी तरफ आने वाली एक प्राइवेट गाड़ी को फुटपाथ के साथ साथ रुकते देखा। अगरचे मेरे मंसूबे में ये बात शामिल न थी, लेकिन हालात को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं ये गाड़ी छीन लूं तो ताकुब करने वाली गाड़ियों के उल्टी जानिब भगा कर ले जाऊं। ट्रैफिक रश में ताकुब करने वाली गाड़ी यू टर्न लेने में लामहला कुछ वक्त सर्फ करेंगी और इस दौरान मैं उनकी पहुंच से दूर निकल चुका हूँगा। मैंने अपने भागने की रफ्तार बढ़ाई। सड़क के दूसरी जानिब ताकुब करने वाली गाड़ियां मेरे बिल्कुल मुतवाजी पहुंच चुकी थी। प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से निकल रहा था कि मैं उसके सर पर पहुंच गया। हथियार तो मेरे पास कोई न था। मैंने उसकी कनपटी पर हाथ की जोरदार जरब लगाई और वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर गिर गया। उसके हाथ से चाबी छीन कर मैं गाड़ी में दाखिल हो ही रहा था कि मुझे फायर की आवाज के साथ साथ अपनी दाएं पिंडली में गोली लगने का एहसास हुआ। पिंडली के दरमियानी हिस्से में महसूस होता था कि किसी ने दहकते कोयले रख दिए हों। मैंने चाबी इग्निशन में डाली और गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी को सड़क पर डालते हुए मैंने देखा कि निगरानों की गाड़ियों में से निकले हुए 2 अफराद सड़क को आधा क्रॉस कर चुके थे और जो ही उनके सामने से ट्रैफिक हटती वो मुझ पर फायर कर देते। गाड़ी की बॉडी के अगले हिस्से पर 5-6 गोलियां जरूर लगी होंगी। गालिबन वो पूरी सड़क इसलिए क्रॉस नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मुझे गाड़ी छीनते और उसमें बैठते देख लिया था। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से चला दी और पुल वाली सड़क से भी काफी आगे निकल आया। मुझे अपने फरार में कामयाबी का यकीन हो चला था। मेरी दाएं पिंडली से खून मुसलसल बह रहा था, लेकिन इन हालात में उस तरफ ध्यान देने का वक्त न था। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा कि निगरानों की 2 गाड़ियों से मुख्तलिफ 2 और गाड़ियां इंतहाई तेज रफ्तारी से दाएं बाएं होती और ट्रैफिक को चीरती मेरी गाड़ी के करीब आ रही थी। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन भारत की बनी हुई इस हिंदुस्तान नामी गाड़ी की रफ्तार न बढ़ सकी। मेरा पीछा करने वाली दोनों गाड़ियां अब बिल्कुल मेरे पीछे थीं और हमारे दरमियान अब कोई रुकावट न थी। इन गाड़ियों
से गालिबन राइफल बरदारों ने फायर खोल दिए और चंद ही लम्हों में मेरी गाड़ी के दोनों पिछले टायर यक के बाद दीगरे ब्रस्ट हो गए। गाड़ी लड़खड़ाई, लेकिन मैंने स्टीयरिंग पर काबू रखकर उसे उलटने से बचा लिया। टायर फटने की वजह से रफ्तार खुद ब खुद कम हो चुकी थी। मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका और स्टीयरिंग पर सर रख दिया। मेरी कामयाबी मंजिल को छूते छूते नाकामी में बदल चुकी थी। तफ्तीशी टीम ने मेरे वहमो गुमान से भी ज्यादा हिफाजती इकदाम कर रखे थे। पुल वाली सड़क जहां मेन रोड से मिलती थी, वहां सड़क के दोनों तरफ मुसल्ला निगरानों से भरी दो गाड़ियां एक दूसरे से मुखालिफ समतों में खड़ी थीं, जिनका आपस में और स्टेशन मास्टर के कमरे में मॉनिटरिंग टीम से राब्ता था। पीछा करने वाली एक गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे और दूसरी साइड में रुक गई। मुझे खींचकर बाहर निकाला गया। इंतहाई तेजी से मेरी तलाशी ली गई और मुझे साइड वाली गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल दिया गया। मेरी दोनों जानिब 2 गार्ड्स बैठ गए, जिन्होंने मेरे हाथ पुश्त पर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधी। अगली सीट पर उनका कोई अफसर बैठा था, जो वॉकी टॉकी पर कहने लगा, सर हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके कहने पर गार्ड्स ने मेरी जेब से 5000 की गड्डी और कलाई से घड़ी उतार ली। मेरी पिंडली में शिद्दत का दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने दांतों को भींच कर आह न भरी। मेरी गेम खत्म हो चुकी थी। मेरा मंसूबा नाकाम हो चुका था और मेरे पास अब खुद को हालात के सुपुर्द करने के सिवा कोई चारा न था। मंसूबे की नाकामी की मायूसी और पिंडली में गोली लगने के दर्द से मैं नीम गुनूदगी में था। मेरी उस वक्त की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी मुजरिम की फांसी के तख्ते की तरफ जाते वक्त होती होगी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि फांसी पाने वाला तो चंद लम्हों में हर किस्म के दर्द से आजाद हो जाता है, जबकि मेरे ऊपर अभी तशद्दुद के पहाड़ टूटने और जुल्म के नए नए तजुर्बात किए जाने थे।